हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी का 11th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं कि किस तरीके से साइंटिस्टों ने रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन की थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाते वक्त किन किन इंपॉर्टेंट टूल्स का यूज किया जाता है। देखो, बेसिकली जो टूल्स यूज किए जाते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते वक्त वो कौन कौन से होते हैं। एक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दूसरे हैं क्लोनिंग वेक्टर्स, थर्ड वन इज कॉम्पिटेंट होस्ट एंड फोर्थ वन इज बायोरिएक्टर्स। देखिए, सबसे पहले हमें एक पार्टिकुलर डीएनए की जरूरत पड़ती है, एक पार्टिकुलर डीएनए जिसके पास डिजायर्ड जीन्स प्रेजेंट होते हैं। हमें क्या चाहिए, एक डीएनए चाहिए जिसके पास हमारे मन चाहे क्या प्रेजेंट होंगे, जीन्स प्रेजेंट होंगे। अब इस पार्टिकुलर जीन के पास कुछ एक सेगमेंट प्रेजेंट होती है, उन सेगमेंट को पार्टिकुलर साइट से काटने का काम कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मतलब बेसिकली क्या बोला जाता है, दीज आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्या बोले जाते हैं, ये मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं जिनका काम किसी भी डीएनए को जिसके पास हमारे डिजायरेबल जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको स्पेसिफिक साइट से कट करने का काम किसका होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम होता है। और बेसिकली जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होंगे जो कट करते हैं स्पेसिफिक साइट से डीएनए को, उनका नाम होता है न्यूक्लियेसिस। उनका नाम क्या होता है, न्यूक्लियेसिस। ये दो टाइप के होते हैं न्यूक्लियेसिस, एक होते हैं एंडो और दूसरे होते हैं एक्सो। अब एंडो और एक्सो न्यूक्लियेसिस ये ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो एंडोन्यूक्लियेसिस होंगे वो डीएनए को इंटरनल साइड से कट करते हैं, उसके एंड से कट नहीं करेंगे, उसके मिडल पार्ट से क्या करते हैं, सेगमेंट्स को कट करने का काम होता है एंडोन्यूक्लियेसिस। एक्सोन्यूक्लियेसिस जो होते हैं ये एक ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट जो कि उसके एंड्स पर प्रेजेंट होती है वहां से वो क्या करते हैं, कट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर का काम क्या होता है या फिर वो चीज होती क्या है, देखिए प्लाज्मिड्स या फिर बैक्टीरियोफेजेस। देखिए प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेस ये एक्ट करते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर। बैक्टीरियोफेज के बारे में आपको पता है, बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को भी क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस को क्या किया जाता है, उनके पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होती है या फिर एबिलिटी उनके पास पाई जाती है जो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंफेक्शन कोज करके उसके अंदर अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। और रेप्लिकेशन का मतलब यहां पर क्या बोला जाता है, क्लोनिंग। अब देखिए, जो पार्टिकुलर डीएनए हम लोगों ने कट किया है और उसको हम लोगों ने क्या किया है, तैयार किया है और रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्म में, तो उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं किसके अंदर, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। क्लोनिंग वेक्टर ऐसा होता है जो इंजेक्ट करता है या इन्फेक्ट कर सकता है किसी भी पार्टिकुलर होस्ट को और उसके अंदर अपने आप को क्लोन करता रहता है या रेप्लिकेट करता रहता है किसके अंदर, क्रोमोसोमल डीएनए की फॉर्म में। वो क्लोनिंग वेक्टर्स बोले जाते हैं और स्पेसिफिकली किन का यूज किया जाता है, या तो प्लाज्मिड्स का यूज किया जाता है या फिर बैक्टीरियोफेजेस का यूज किया जाता है किसके रूप में, क्लोनिंग वेक्टर्स के रूप में। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने समझ लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है, डीएनए को जिसके पास हमारे डिजायरेबल जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको स्पेसिफिक साइट से कट कर देना। कट करने के बाद रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन की जाती है और उस रिकम्बिनेंट डीएनए को
एक पार्टिकुलर वेक्टर, वेक्टर का काम क्या होता है, जो एक जनरेशन से या किसी एक चीज से दूसरी चीज के पास क्या करता है, अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो वो कौन होते हैं, या तो प्लाज्मिड्स होंगे या फिर बैक्टीरियोफेजेस होंगे। उनके पास अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है क्या करने की, क्लोन करने की या अपने आप को रेप्लिकेट करने की किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटेंट होस्ट। अब देखिए, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, प्लाज्मिड होते हैं, वो अपने आप को क्लोनिंग करने की कैपेसिटी उसके पास होती है। तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमें उनसे मिला है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक होस्ट के अंदर डाल देते हैं, ताकि वो होस्ट क्या कर सके, उसको और ज्यादा मल्टीप्लाई कर सके। जो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा या फिर वो पर्टिकुलर आरडीएनए बनेगा। तो होस्ट शुड बी कॉम्पिटेंट एनफ टू टेक अप द फॉरेन डीएनए। कोई भी डीएनए जो होता है, जो हम लोग बाहर से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देते हैं, तो उसके लिए वो क्या बोला जाता है, एक फॉरेन डीएनए बोला जाता है। और जिस बॉडी के अंदर या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर वो डीएनए क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, उसका होस्ट बोल देते हैं। तो होस्ट को कैसा होना चाहिए, अच्छे तरीके से रेप्लिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट वर्ड यहां पर क्या होता है कि वो यानी कि होस्ट क्या हो सके, आरडीएनए को टेक करने के लिए राजी हो सके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या कर सकता है, उसको अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर सकता है, करना ही पड़ेगा। वो होता है कॉम्पिटेंट होस्ट उस पार्टिकुलर आरडीएनए के लिए। लास्ट वन, जैसे ही होस्ट अच्छे तरीके से मिल जाता है और फिर वो होस्ट क्या करना स्टार्ट कर देगा, उस आरडीएनए की कॉपी करना स्टार्ट कर देगा और कॉपी या मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो बाद में हमें बायोरिएक्टर्स की जरूरत पड़ती है उस पार्टिकुलर आरडीएनए की या फिर उससे बने हुए पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। उस प्रोडक्ट को जब हम लोग लार्ज स्केल पर तैयार करते हैं हमारे इंसानों की वेलफेयर के लिए या फिर उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए, तो वो बोले जाते हैं बायोरिएक्टर्स, जिनमें बड़े पैमाने पर या लार्ज स्केल पर इनको तैयार किया जाता है। तो दीज आर द सिलेंड्रिकल वेसल्स जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की जाती हैं बड़े स्केल पर। यानी कि जो आरडीएनए से हमें जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट तैयार किया है हमने, उसको हम लोग बड़े पैमाने पर या लार्ज स्केल पर क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं इन सिलेंड्रिकल वेसल्स के अंदर, जिनको बोला जाता है बायोरिएक्टर्स। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या सीखा है, जो इंपॉर्टेंट टूल्स यूज किए जाते हैं रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से नॉर्मल जो टूल्स होते हैं, इंपोर्टेंट टूल्स, वो आरडीएनए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें से एक जो टूल था जो इंपॉर्टेंट था, उनका नाम क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जैसा मैंने आपको समझाया था अभी लेक्चर में कि जो न्यूक्लियसेस होते हैं ये बोले जाते हैं क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं उनको मॉलिक्यूलर सीजर्स बोला जाता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए को कट करने के लिए। ठीक है, ये आपको नॉर्मल तरीके से समझ में आ गया होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करने के लिए। बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स सिर्फ और सिर्फ कट करने के अलावा कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, वो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। कोई भी एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा और वो उस बैक्टीरिया के अंदर एक मैकेनिज्म क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो ये
जो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है, इसका काम क्या होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म को क्या करता है, कोज करता है। कौन करता है उस चीज के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था उसका नाम था क्या, हिंट2। हिंट2 एक एंडोन्यूक्लियस के रूप में काम करता है। क्या काम करता है, एंडोन्यूक्लियस। देखिए बेसिकली जब हम लोग डीएनए को स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है डीएनए जो होता है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं आपस में हेलिकली क्या करती हैं, अरेंज करती हैं कुछ इस तरीके से। वो हेलिकली जो अरेंज्ड स्ट्रैंड्स इसकी बोली जाती हैं, उनको जब आप रिकॉइल करते हो तो फॉर्मेशन होती है एक स्ट्रैंड की जो अपने अपने एंड से कनेक्ट करता है। एक होता है 5 to 3 और एक होती है 3 to 5। ये 3 to 5 ये क्या बोले जाते हैं, इनके एंड्स बोले जाते हैं दोनों स्ट्रैंड्स के। अब जो एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो तो एक्ट करता है कहीं भी मिडिल पोर्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स में से, और जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो एंड से क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं। वो एंड्स आपको पता चल गया, जो स्ट्रैंड्स के 5 या 3' या प्राइमर्स उसको हम लोग बोल सकते हैं, या 3 to 5। तो जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था उसका नाम क्या था, हिंट3, और वो डीएनए के मिडिल पोर्शन में से क्या करता था, डिलीट करता था या फिर कट करता था उनके सेगमेंट्स को। उसके साथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करते हैं डीएनए को स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस से, मतलब ऐसे कहीं पर भी वो जाकर मतलब सीजर्स क्या नहीं कर सकते हैं, डीएनए को कट नहीं करेंगे। डीएनए के पास चाहे वो मिडिल पोर्शन में या फिर एंड पोर्शन से कट किया जाना होता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वहीं पर क्या करते हैं, बाइंड करते हैं जहां पर डीएनए सेगमेंट्स के पास स्पेसिफिक सीक्वेंस पाए जाती हैं, जो बेस सीक्वेंस बोली जाती है। और ये स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को क्या बोला जाता है बेटा, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस या फिर रिकॉग्निशन साइट्स। क्या मतलब है इस चीज का, सभी जो भी इस चीज में बता रखी है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पहली बात डीएनए को कट करते हैं, उसके साथ साथ उनको मोलिकुलर सीजर्स बोला जाता है। उसके बाद जो डीएनए कट किए जाते हैं वो अंदर से यानी कि एंडोन्यूक्लियस की मदद से कट किए जा सकते हैं, और बाहर से यानी कि एक्सोन्यूक्लियस की मदद से क्या किए जा सकते हैं, कट किए जा सकते हैं। जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि एंडोन्यूक्लियस था उसका नाम क्या है बेटा, हिंट3। कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी भी बैक्टीरिया के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म कोज करता है जिसका नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। और डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास क्या होती है, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस पाई जाती हैं। वहीं पर आकर वो क्या करता है, बाइंड करता है किसी भी डीएनए को कट करने के लिए उसकी स्पेसिफिक साइट से। ये हमारा टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ओके, देखो बेटा अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो नोमेनक्लेचर होता है वो किस तरीके से किया जाता है। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण किस तरीके से किया जाता है वो हम लोग बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, EcoR1 जो कि क्या है, एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। बेसिकली जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे हम लोगों ने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट या फिर एनिमल का जो हम लोग नाम प्रोवाइड करते हैं तो उसमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग दो नाम प्रोवाइड किए जाते हैं। एक आता है जेनेरिक नेम जो जीनस से लिया जाता है, एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट जो हम लोग उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज से लेते हैं, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट। उसी तरीके से जब भी हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम प्रोवाइड करते हैं तो उसमें फर्स्ट लेटर जो होता है वो आता है उसकी जीनस से, और जो सेकंड वाला लेटर होता है वो हम लोग लेते हैं उसकी
स्पीसीज से। तो बेसिकली कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल हो, जैसे हम लोगों ने किसी भी ई कोलाई बैक्टीरिया, जैसे एस्चेरिचिया ई कोलाई, मतलब एस्चेरिचिया कोलाई जो होता है ये एक बैक्टीरिया होता है। ये एक बैक्टीरिया जो कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उसमें से हम लोगों ने एक एंजाइम रिलीज किया या एंजाइम एक्सट्रैक्ट कराया या आइसोलेट किया, जिसका नाम क्या है, इको R1। तो इको R1 क्या है, ये आया है ई कोलाई RY13 से। ओके, तो फर्स्ट लेटर हमने कहां से लिया है, इसके जीनस से लिया है, और दूसरा जो लेटर होता है वो लिया है उसके स्पीसीज से। कोई भी पार्टिकुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है जिसमें से हमने वो पार्टिकुलर एंजाइम क्या किया है, एक्सट्रैक्ट कराया है या फिर आइसोलेट किया है। एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा, ई को R1 हम लोगों ने लिया है एस्चेरिचिया कोलाई RY13 से। अब देखो इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, समझा देते हैं। जैसे इको R1 में जो लेटर R है जो, ये हम लोगों ने डिराइव किया कहां से, द नेम ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया उसकी बहुत सारी क्या हो सकती है, स्ट्रेन्स हो सकती है। कोई इन्फेक्टियस हो सकती है, कोई नॉन इन्फेक्टियस हो सकती है, कोई वायलेंट हो सकती है, तो वो स्ट्रेन्स बोली जाती है। तो जो इको R1 में जो लेटर R है, R ये डिराइव किया गया है उसकी स्ट्रेन से। ओके, और जो R के बाद 1, ये जो 1 है ये क्या बेटा, रोमन नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रोमन नंबर। ये जो R के पीछे इंडिकेट करता है वो बताता है कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या है उस एंजाइम का जब उसको आइसोलेट किया गया उस बैक्टीरिया की स्ट्रेन से। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लोग किसी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम करते हैं या फिर नोमेनक्लेचर उसका प्रोवाइड करते हैं। इको R1 में जो इको होता है ECO, ये हम लोग लेकर आते हैं कहां से, जिसमें से हम लोगों ने उसको एक्सट्रैक्ट कराया है, यानी कि ई कोलाई से। R जो होता है वो डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेन से, और जो 1 जो रोमन नंबर लिया गया है इको R1 में, वो हम लोग देखते हैं जो इंडिकेट किया गया है किस स्ट्रेन से उस एंजाइम को हमने क्या किया, रिलीज कराया। तो बेसिकली ऐसे ऐसे ये जो इको R1 है इसके जैसे और भी 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ऐसे ऐसे 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो हम लोग लगभग बैक्टीरियाज की 230 स्ट्रेन में से क्या कर सकते हैं, क्या कर चुके हैं, एक्चुअली एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को नाम प्रोवाइड करते हैं। आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कितने टाइप के होते हैं, उनका किस तरीके से फंक्शन किया जाता है या फिर वो किस तरीके से कट करते हैं स्पेसिफिक साइट से पर्टिकुलर डीएनए को। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, कीप मुस्कुराना।